वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करेंगे जो कि शेख मोहम्मद अली साहब हैं। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कोच भी हैं। उनसे बात करेंगे। उन्होंने 2025 में एक प्रेडिक्शन की थी कि 2027 में जो है वो बिजनेस ग्रो करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतरीन राह पे जो है वो गामजन होगी, बेहतर से बेहतरीन होगी। तो चलते हैं मोहम्मद अली साहब की तरफ और 2026 में हम बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात वाकयात देख के उन्हें क्या लगता है कि बिजनेस किस तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। 2025 में आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो कि काफ़ी वायरल भी गई थी, तो 2026 आ गया। अब हम क्या हालातों वाकयात देख के क्या फील होता है कि क्या किस तरफ जाएगी हमारी इकोनॉमी? अगर तो आप वो मेरी वायरल वीडियो अगर आप उठा के देखें तो उसमें ये खास मतलब मेंशन है कि मैंने उसमें रियल एस्टेट के हवाले से एक बात बोली थी कि यार मैं 2027 का एक अच्छा उसमें टेन्योर देख रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ शराइत थी। वो शराइत पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई पाई। वो शराइत ये थी कि हमारी हुकूमत ने IMF प्रेशर के ऊपर एक 7 टैक्स आयद किया है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसने बहुत बुरी तौर पे इन्वेस्टर्स को मुतासर किया। लेकिन उसके साथ साथ एक खुशाइन बात यह है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएं तो एक बड़ी बहुत नुमाया इजाफा हुआ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। अगर जो रेट ऑफ रिटर्न्स हमें एक आज से कोई 2 साल पहले जो हमें एक सिंपल प्लॉट की खरीदारी में वो ट्रेडिंग में मिलते थे, आज वैसा तो शायद सूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एक अच्छा प्लॉट लेके अगर उसके ऊपर हम एक बड़ी सोच समझ के उसके ऊपर मतलब उसकी हम इकोनॉमिकल तरीके से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाए तो उसके हमें बहुत ज़्यादा हम मार्केट में कितने खरीदार नजर आते हैं। और उसकी एक बड़ी बेसिक वजह है कि कमर्शियल जो बिल्डिंग्स है उसकी बहुत मांग है। और उसकी मैं एक बड़ी बेसिक जो वजह समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो IT सेक्टर है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो IT रिलेटेड जो है वो नए नए दफ्तर खोल रही हैं और वो बहुत स्पीड से वो लोग हायरिंग भी कर रहे हैं और वो बाहर से उनको काम भी मिल रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की आपने बात की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किसी एक के पास ही सारा काम आता जा रहा है या इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सब राजी हैं? नहीं, असल में अगर तो हम इसमें बात करें जो हमारे हुकूमती जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक हद तक का एक फिक्स मैच होता है। लेकिन अगर हम दूसरी प्राइवेट सेक्टर की अगर हम प्राइवेट सेक्टर बात करें तो बहुत सारे नए ऐसे नाम उभर के आ रहे हैं, बल्कि आप ये समझिए कि वो अब टाइकून्स खिलाना शुरू हो गए हैं इस सारी इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं, आपने जैसे कि प्रेडिक्शन की कि 2027 में जाके कुछ नज़र आता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो जो 26 में रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, जो करते ही जा रहे हैं, जिनको उम्मीद पे दुनिया कायम है, हर दिन एक नई उम्मीद होती है कि शायद आज कुछ बेहतरी है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा, ऐसा है कि ये हर फील्ड में ऐसा होता है कि उसमें अरूज और जवाल होता है और उसके अंदर फिर कुछ ऐसा पीरियड भी आता है जिसमें एक सैचुरेशन मतलब एक ऐसा खास सैचुरेशन पॉइंट भी आता होता है कई दफ़ा, जिसमें उसके बाद एक दोबारा से एक उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही होती आपको। तो कुछ हमारा ये जो रियल एस्टेट सेक्टर तो बेसिकली अब हमारा चल रहा है। अगर हम रियल एस्टेट का मतलब है रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के अंदर तो फिर आपका जो है बिल्डिंग्स बेसिकली आती हैं। तो बिल्डिंग्स का तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार उसका बड़ा अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अगर हम खाली प्लॉट्स की बात करें तो उसके अंदर एक जो सवाल है और जो उसकी ट्रेडिंग में अभी तक अच्छा, वैसे अभी ट्रेंड जो है वो हाई राइज का ही चल रहा है। हर बंदा जिसके पास थोड़ा 5 मरले का भी प्लॉट है ना, वो उस पे हाई राइज बिल्डिंग बनाता जा रहा है और वो बड़ा अच्छा एयर में BNB पे भी चला रहे हैं, कमा रहे हैं। तो फिर 2027 में ही क्यों हम कि 2027 में चेंजिंग्स क्या आने वाली है, किस तरह 2027 में बेसिकली होता क्या है कि ये जो अडॉप्शन है कंस्ट्रक्शन की, ये इसके जवाल के बाद जाहिर बात है ये वो लोग हैं जो कि हमेशा बेहतरी की तरफ जाते हैं, अपनी गलतियों सीखते हैं, मार्केट्स को वॉच करते हैं। तो जैसे कि खाली प्लॉट्स की ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत नुमाया कमी नजर आई है, तो जो लोग जो पुराने खिलाड़ी हैं जो काम को समझते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ जज की यार कि हम जो है ना जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लॉट के अंदर की है वो तो हो ही सही हुई, हम उसमें थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट ऐड करके इसको एक बिल्डिंग की शक्ल दे दी जाए और क्यों ना इसमें से एक रेंटल इनकम ली जाए। और वही रेंटल इनकम जब आपकी जनरेट होना शुरू होती है तो इन्वेस्टर्स जो है वो दोबारा से इन्वेस्टर जो है वो पूरी बिल्डिंग का जो है आपके साथ आपको एंगेज करते हैं उसकी खरीदारी के अंदर। तो ये जिन लोगों की बात करें कि वो लोग मायूस होके या वो लोग अभी तक काम कर रहे हैं, ये बेसिकली ये उन्हीं लोगों ने ही ये एक नई एक राह खोली है काम की
कि जिसमें आप जिसको हम कमर्शियल बिल्डिंग बोल रहे हैं, या हम हाउस में अभी एक काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये उन्हीं लोगों में 2025 में जो है वो 80% अगर हम के इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान से बाहर निकल गए कि भाई यहाँ पे कोई हालात है ही नहीं, किसी कारोबार का भी हालात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगी? असल में इसमें बेसिकली अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं पीछे करूं तो 2025 शायद इतना बुरा नहीं था। अगर ओवरऑल देखा जाए, हमारे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत कम हुआ, हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बड़े बड़े मजबूती थे, हम 22 बिलियन डॉलर्स के ऊपर हम खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ और ऐसी है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अब हम देख रहे हैं वो इतना टॉक्सिक है, वो इतना परेशान कौन है कि वो इकोनॉमी को उस तरह चलने दे रहा। मतलब हमारे जो अफगानिस्तान के साथ जो एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 3-4 महीने पैदा हुआ, उसकी वजह से जो हमारा बॉर्डर बंद रहा है, जो हमारा लोकल ट्रेडर है उसको करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है और लाखों डॉलर का डेली नुकसान हो रहा है। तो उसके बंद होने की वजह से तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार कंटेनर आपका इस टाइम पे मुख्तलिफ बंदरगाहों में पड़ा हुआ है, जो कि आपस में उनका ट्रेड होना था। अच्छा, आप कहते हैं कि बॉर्डर खुल जाना चाहिए ताकि बिजनेस जो है, बिजनेसमैन काफी परेशान हो रहे हैं, तो हालात बेहतर हो जाएं। मेरी आज दोपहर को भी एक बड़े नुमाया जो है वो शख्सियत है, सिक्योरिटी इदारे से उनका ताल्लुक है, तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे यही शिकवा का थोड़ा सा इज़हार किया। तो उन्होंने कहा यार कि यार आपको अपना पैसा अजीज है कि अपने अपने भाइयों की जान की कीमत अजीज है। तो मैं उस टाइम उनकी बात से लाजवाब हो गया। तो असल बात ये कि जो पॉलिसीज बना रहे हैं हम, ज़ाहिर बात है कुछ बेहतर समझ के इस पॉलिसी को उन्होंने चलाया होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता निकल आए बीच में जिसमें आपका जो उनके साथ ट्रेड है वो अगर चलती रहे, तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। अच्छा, इन केस अगर बॉर्डर थोड़ा अर्सा और खुदा न खास्ता बंद रहता है, कारोबारी हजरात के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, लेकिन अगर बंद रहता है तो इसका क्या अल्टरनेट क्या नजर आता है, क्या होना चाहिए, क्या आप सजेशन देंगे कि अच्छा ये इस तरह से काम हो जाएगा तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा? मैं उसमें ये समझता हूँ कि एक तो जो हमारे बॉर्डर्स जो अफगानिस्तान के साथ बंद हुए हैं, उसके साथ साथ ही हम आप ये देखेंगे कि जो हमारे बांग्लादेश के साथ जो टाइज हैं वो बड़े बेहतर होते जा रहे हैं। मतलब दिन ब दिन हमारा जो उनके साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो बहुत बेहतर हुए हैं। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि हमें थोड़ा सा, अगर अफगानिस्तान से हमें वो चंक नहीं मिलता तो हमें थोड़ी सी हमें तवज्जो जो है वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड में भी करनी चाहिए। लोगों को नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो भी आप आइटम्स आप पहले सेल आउट कर रहे थे अफगानिस्तान के मार्केट में, आपको उसकी स्पेस आपको बांग्लादेश के अंदर ढूंढनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप और मुल्क ममालिक से ले रहे हैं, अगर उसके अंदर आपको कोई ऐसी स्पेस मिलती है कि अगर आप वो इंपोर्ट कर सके बांग्लादेश से, तो वो ये भी एक बड़ा अच्छा है। फिर उसके साथ आपका ईरान बॉर्डर है, उसमें हमारा कुछ ये कोयटा का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं कि आप बार्टर सिस्टम अलाउड है। तो उसको मद्देनजर रख के अगर आप अपना यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे भेजी जाएं और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिसमें उनके ड्राई फ्रूट्स उनके बड़े जो है ईरान के बहुत मशहूर हैं, उसमें फिर बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री है आपकी। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो एक्सपोर्ट अगर की जाए जिसकी डिमांड बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उससे बेहतर हो सकती है? हमारे पास वैसे तो अगर हम किसी आइटम की बात करें तो वो मेरे ख्याल में चावल एक ऐसी आइटम है जो कि हमारी पूरी दुनिया में उसकी मांग है। उस तरह तो हमारी जो हमारे जो आम है उनकी बहुत ज्यादा मांग है बाहर की मार्केट्स के अंदर। और हमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल, क्योंकि हम हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सारी ज़राअत के ऊपर है मोस्टली। अभी आज तक की जो हमारी इकोनॉमी के जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि हमारा एक ज़राअत के ऊपर हमारी बहुत डिपेंडेंसी है हमारी पॉपुलेशन की। तो उसके अंदर हमें फूड आइटम्स को जो है ना, अपनी जो अच्छी फूड आइटम्स है उनकी थोड़ी सी उसको वैल्यू एडिड करके उसको थोड़ा और रिफाइन करके उसके प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करके हम उसको बाहर की दुनिया में पेश की जाए तो मेरे ख्याल में उसके बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। अच्छा, रिफाइन तो पहले ही जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो बाहर ही चली जाती है, अपने लोगों के लिए तो बचती ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर चावल मजीद रिफाइन क्या करेंगे, उसको क्या करना चाहिए? वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आपका पैकेजिंग का अंदाज, आपकी ब्रांडिंग का अंदाज, आपकी मार्केटिंग अंदाज सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने किसी खाली चीज़ के अंदर उसमें आपने उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर चीज़ें को वैल्यू ऐड करते हैं। आपकी मतलब आपकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर के मुल्कों में जाती हैं, लेकिन हम उसको नॉन प्रेजेंटेबल अंदाज से हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और बाद में कई ऐसे लोग और जिनसे हमारे कोई इंडिया के ऐसे दोस्त हैं कि हमारा ही जो चावल है वो फिर आगे यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर मेड इन इंडिया लगा के। हमारा नमक के साथ ऐसा होता आ रहा है। तो बेसिकली थोड़ा सा हमारी जो लोग हैं उनको मजीद प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, उनको
क्योंकि चूंकि हम एक तरक्की पजीर उस तरह ममालिक में नहीं है, हमारी उस तरह सोच ऐसी नहीं है, लेकिन दुनिया में प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा जो है सराहा जाता है। वो जितना जितना जोर आइटम के अंदर होता है उतना ही मार्केटिंग का जोर होता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा इस लिहाज से जो है अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे 2025 में आपने प्रोडिक्शन की थी रियल एस्टेट की, तो आप कर्जे की कर दें क्या? पाकिस्तान फिर से कर्जा लेने जा रहा है IMF से? वो हम तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं जो एक 3 साल का प्रोग्राम है, जिसको हम 2027 तक मिड में तक 2027 मिड तक तो ये ऑलरेडी हम एक प्रोग्राम के अंदर हैं। तो मजीद तो इसके बाद ही अंदाजा होगा। अभी तक तो हम उसी प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, और ये जो सारे जो टैक्सेस हमें लगे हुए हैं और जो हम एक घुटन का जो माहौल महसूस करते हैं, ये उस प्रोग्राम की ही वजह से है। तो अल्लाह ना करे हमें ऐसा दोबारा ऐसा करना पड़े, और मेरा ऐसा ज़ाती ख्याल है कि हमें शायद ना करना पड़े, क्योंकि जो हमें इंडिया के खिलाफ जो हमें फतह हासिल हुई है, उसके बाद जो हमारा जो डिफेंस का जो सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारे पास जो हमारी जो इधर प्रोडक्शन है डिफेंस के रिलेटेड, उनकी बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हालिया आपने देखा होगा दुबई एयर शो के अंदर जो एम्बेरसमेंट जो इंडिया को फेस करनी पड़ी अपने जहाज़ के साथ, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो जहाज है उनकी बहुत ज्यादा उसकी इस टाइम बहुत बढ़ गई है, उसकी बड़ी चमक हुई हो रही है कि बहुत बिग प्लेयर्स जो है उसके अंदर खरीदारी में हमारे से इंटरेस्टेड है। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी उस चीज को भी अगर हम उसको कैश आउट करें, और हम अपनी जो डिफेंस एक्सेसरीज हैं अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी एनफ मनी कि हमें IMF के प्रोग्राम में ना जाना पड़े। अच्छा, वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, असल में हमारे पास जो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो है बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स। और आप ये देखेंगे कि आपको ये मीडिया के ऊपर भी इसका बड़ा शो नजर आता है कि वो अब उसका चर्चा बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हालिया जो सारे जो इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका का हो, या वो चाइना का हो, या वो मिडिल ईस्ट के जो नोटेबल जो ममालिक हैं उनका हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके अंदर उनका एक बड़ा खासा हमें एक बड़ा इंटरेस्ट हमें महसूस होता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जो बिजनेस स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, छोटी सी मुन्नी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिजनेस करें, तो ऐसे लोगों को आप क्या गाइड करेंगे कि क्या बिजनेस जो है उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? मैं कल भी एक पॉडकास्ट में गया था, तो मैंने उसमें सबसे पहले ये मतलब मैंने उनको बोला था कि यार कि आप सबसे पहले अपने ज़ात के जो आपके पास जो हार्ड एंड जो सेविंग्स हैं उसको आप रिस्क पे ना लगाएं। आप जिस भी इंडस्ट्री में आपको जो भी आपका जो शौक है, जो भी आप जो चीज़ आपको क्लिक करती है कि आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप जो उसके मेन प्लेयर्स हैं, आप किसी तरीके से कोई मतलब आप कोशिश करें कि आप उधर इंटर्नशिप करें या उधर कुछ ऐसा जॉब करें। हर काम के जो होते हैं हिडन चार्म्स होते हैं, उनको ढूंढने में टाइम लगता है, तो क्यों ना आप उन हिडन चार्म्स को आप मतलब आप पेड भी हों और आप उस इंडस्ट्री के हिडन चार्म्स को भी आप ढूंढें। तो बनिस्बत कि आप अपनी कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लेकर जाएंगे तो उसमें एक बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में जाए उसमें जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पास आप इंटर्नशिप लाजमी करें। उसके बाद फिर आप जब कुछ हिडन चार्म्स आपके पास जब ग्रैब हो जाएं, जब आप उनको नोटिस कर लें, तो उसके बाद फिर आप खुद मार्केट के अंदर आएँ। अच्छा, ऐसे मुंह उठा के मेरे को वीडियो वगैरह देख के बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, हमने पहले सीखना है फिर करना है। उसका मेरे पास बेताशा इस टाइम लोग हैं। मैंने उनको बोला कि यार आप मिसाल फलां फील्ड में चले जाएं या फलां फील्ड में चले जाएं, लेकिन वो उस तरह अभी तक तो जिसने भी बगैर कोई एक स्टेप पीछे आके बगैर उसको पहले किसी इंटर्नशिप या किसी जॉब रिलेटेड उस इंडस्ट्री में जिसने नहीं की, तो उसने ज़्यादातर पे अपना जो उसने कैपिटल है उसमें कमी महसूस किया, उस कैपिटल को बढ़ा नहीं पाया अभी तक। अच्छा, 2026 में कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो ग्रो करेंगे? जैसे आपने चावलों का बताया, इसके अलावा कौन कौन से लोगों को आप खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि अच्छा ये वाले चावलों को इन सेंस ये बोलूं कि आपको अपने एक्सपोर्ट आइटम मतलब एक्सपोर्ट के मार्केट्स पे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपका अफगानिस्तान के साथ जो ये जो टेंशन है उसके साथ हमारा तकरीबन जो लोकल ट्रेड है वो 15 से 18% जो कंजम्पशन है वो अफगानिस्तान मार्केट में जा रहा था। जो हमारा बुरा हाल अभी पीछे टमाटरों के साथ हुआ है, मैं बाज़ाता खुद देख के परेशान हो, क्योंकि एक 50 किलो की जो बोरी है वो हमें 600 रुपये में अवेलेबल थी, तकरीबन हमें 9 रुपये किलो पे ये अवेलेबल हुए हैं ये टमाटर, जो कि हमें 100 रुपये किलो भी जो है कई दफ़ा हमें साल में से 2 माह आते हैं, हमें 100 रुपये में भी हमें ये नहीं मिल पाते ये टमाटर। मैंने तो 400 का भी देखा एक जगह पे लास्ट थोड़ा दिन पहले जो है कुछ माह पहले। तो ऐसे कुछ हमारे साथ आलू के अंदर भी हुआ। तो हमें बेसिकली अब जो हम रिलाय कर रहे थे, एक बहुत बड़ा हमारा स्टेक था 15-18% का जो अफगानिस्तान के साथ, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको अब नए मार्केट्स में जाना पड़ेगा। 2026 तब ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा जब वो नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करेगा
और ऐसा नहीं है कि हमारे पास चूंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम चाइना के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब खाली ऐसा नहीं कि हम वो बार्टर सिस्टम खाली हमारा वो एप्लीकेबल होता है किसी हल्के मुल्क के ऊपर जिसके ऊपर कोई बैरियर्स हैं, कोई ऐसी कोई मतलब चाइना के साथ तो आपके कोई बैरियर्स भी नहीं है ऐसे, तो उसके बावजूद आप बार्टर सिस्टम के साथ कर सकते हैं। मतलब मैं एक मीटिंग के अंदर था तो उसमें वो बंदा मतलब वो बड़ा नोटेबल बंदा था, तो मुझे बताया था कि एहसन इकबाल साहब ने हमें बताया कि हमें विद इन 1 डे वहां से 1 करोड़ किलो का जो है वो ऑर्डर था हमारे पास डोंकी मीट का। लेकिन अगर वो हम ऑर्डर पकड़ते तो हमारे पास पाकिस्तान में जो है ना हमें कहीं भी गधा नजर नहीं आ रहा था। ऑलरेडी हम यहाँ पे हमारे पास गधे बहुत ज्यादा हैं हर शक्ल में, लेकिन फिर भी हमें जो है हमें वहां गधों की कमी नहीं है। हाँ, तो लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सारे गधे जो है शॉर्ट हो जाने थे। तो कहने का मकसद है कि आप जब डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कई ऐसी आइटम जो आपको यहाँ पे जिनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, वो उनकी कोई ऐसी प्राइस नहीं, जब आप बाहर की मार्केट्स में जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने एक्सपोर्ट की बात कर रही, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए कौन सा अच्छा हम बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं प्रॉफिटेबल जो हो? असल में अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देखें तो फिर मेरा ख्याल है जो सबसे सेफ जो है वो आप फूड रिलेटेड आइटम्स के अंदर इन्हें, चाहे वो फूड स्टोरेज है, चाहे वो कोई फूड चेन है, चाहे वो आप देखेंगे कि आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि हम कोयटा कैफे के नाम से लोगों ने चाय के कैफेस खोले होते हैं, और आप जब भी कभी उसके अंदर जाने की कभी ख्वाहिश महसूस करेंगे तो आपको कभी जगह में नहीं मिलेगी। जो भी आप ख्वाहिशमंद हैं उसमें जाने की? नहीं, हम तो बजाते खुद थोड़े से स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है, मतलब टाइम जाया करने वाले स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है, लेकिन अगर कभी गुजरना हुआ तो वहां पे कभी भी आपको जो है जगह जो है कभी भी आपको नहीं मिलेगी। आपको वही जो आप घर में बैठ के 20 रुपए की चाय पी सकते हैं, वो बाहर लोग लाइनों में लगे 200 रुपए की चाय लेने को तैयार हैं। तो ऐसी छोटी छोटी अच्छा, मोहम्मद अली साहब ना काफी खुश्क मिजाज मुझे लग रहे हैं, आप लगता है बाहर खाना पीने को प्रेफर नहीं करते? नहीं, असल में हमारी जो कौम है ना, इसको बड़े गलत तरफ लगा दी गई है, इसको डायरेक्शन नहीं दी हुई। मेरा एज अ बिजनेस एनालिस्ट ये प्रोफेशन ज्वाइन करने का कोई भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं इसमें से पैसे बनाऊं। मैं बेसिकली इसी बात की जो मेरे अंदर गुस्सा है कि हमारी जो यंग यूथ है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि यार कि उसको बता सके यार कि यार आप किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। कोई ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ है। मैं आगे एक जगह पे बोल रहा था यार कि आप जितने हमारे इस टाइम लाखों की तादाद में जो बच्चे MBBS करके निकल रहे हैं, आया हमारे मुल्क कोई ऐसा कोई मेडिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, कोई ऐसी हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, या हमारी इकोनॉमी ऐसी डिजाइंड है कि हम लाखों बच्चों को रोजगार दे सके एज ए डॉक्टर? तो हम मतलब हमारी कोई पॉलिसी होती नहीं, मतलब मक्खी मार के हम लोग जो है एज ए स्टेटस को में अपनी सारी जिंदगी की जो अर्निंग्स है अपने बच्चों पे लगा देते हैं, और आगे उनके पास भी मजीद कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम सिर्फ यहीं तक हैं कि बच्चे ने डॉक्टर बनना, आगे कुछ सिखाते ही नहीं, उसके जहन डेवलप ही नहीं हम करते कि अच्छा कुछ और भी बन जाएगा, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो इंजीनियर है। तो हमें बेसिकली थोड़ी सी बेहतर अंदाज से जो है डायरेक्शन से जो है अपनी यूथ को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना हम मजीद क्राइसिस में जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम हमारे प्रेडिक्शन की थी कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो 2027 में ग्रो करेगा। आज वो ये कह रहे हैं कि जो 2026 है उसमें कंस्ट्रक्शन जो है या चावलों की बात की जाए, एक्सपोर्ट की अगर हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सकती है। और एक नौजवान को जॉब की तरफ जाते हुए थोड़ा सा ये भी अपना माइंडसेट करना चाहिए, थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट ये भी होना चाहिए कि हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोई कारोबार शुरू कर लें, ताकि एक अपना ज़ाती भी होगा और प्रॉफिटेबल भी होगा और किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।